हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडुकेशन चैनल वंस अगेन। तो भैया जैसे पार्टनरशिप आपकी खत्म करा दी 20 क्वेश्चन में, जैसे आपकी कंपनी खत्म करा दी 20 क्वेश्चन में, तो लेकर आ चुका हूं वही 20 वैसे ही 20 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर एनालिसिस बुक। भाई ये जो थर्ड बुक है ना, ये आपकी 20 मार्क्स की बुक है, ठीक है। और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, और कई ऐसे टॉपिक है जो बच्चे मतलब पता नहीं लास्ट टाइम के लिए छोड़ के जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग रेशियो, सर 4 नंबर का तो है, इतने सारे फॉर्मूलेस हैं ये वो। बाबा भाई अगर टॉपिक, अगर आपका ऑब्जेक्टिव 80/80 है ना, तो एक एक नंबर आपके लिए मैटर करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। और कंपैरेटिव कॉमन साइज भी इसमें है। कई बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं आ रहा सिलेबस में। सर सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, उन्होंने डाला है, लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा था। मैं भी, टीचर्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। बुक में इवन दो चैप्टर नहीं दे रखा है, बट स्टिल जो है वो आ रहा है, क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में अपने डाल रखा है, ठीक है। अब बाकी गॉड नोज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, वो तो सीबीएसई जानता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है डिफरेंट मैंने टाइम मैनेजमेंट पे भी वीडियो बना दी, उसके अलावा बहुत सारी चीजों पे वीडियो बना दी है। कौन से ऐसे टॉपिक करें शुरू में जो आपको मैक्सिमम मार्क्स खिंचवाएंगे, और ये सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये आपको अकाउंट्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके अकाउंट्स टॉपर विद वैभव भैया ऑन एडु कैप्टन चैनल, जल्दी से जाकर देख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर कुछ ऐसी वीडियोस जैसे कि भाई टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो, जैसे कि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, तो उनके लिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं इजी और जो रिपीटेड है, हर साल आते हैं, वो जो है टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, हर चैप्टर के वन शॉट है फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। तो जल्दी से जाकर देख लो। और जितनी भी पीडीएफ्स की मैं बात करता हूं, भले ही वो आज की वीडियो की पीडीएफ हो या किसी भी चीज की पीडीएफ हो, कोई भी डिस्कशन करना हो, तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। भाई जल्दी से ज्वाइन कर लो। 4350 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं जो अभी तक जो है इस सर्विस का बेनिफिट उठा चुके हैं। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भैया क्या हर्ज है ज्वाइन करने में, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डाउट आता है तो ये आपका अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल चैट नाम का जो डिस्कशन ग्रुप है, इस पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बच्चे डाउट्स भेजते रहते हैं, आपस में सॉल्व करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्लस यू गेट टू नो कि भैया कौन सा बच्चा कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है, हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये रहे आपके जो है 20 क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20 क्वेश्चंस, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पर। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है भाई सर आपने ये वाले इसका क्वेश्चन ऐसे वाला कराना चाहिए था, वैसा क्वेश्चन कराना। भाई आई हैव टू गिव यू एन आइडिया कि ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई बच्चों को लगता है सर आप तो बहुत ही इजी करा रहे हो, सर आप तो मतलब वीडियो बनाने के लिए आप अपना काम आसान कर रहे हो। मेरे भाई ये बोर्ड के क्वेश्चन उठा रहा हूं भाई, मैं घर से थोड़ी ना बना के ला रहा हूं, ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं। यकीन नहीं है तो देख लेना जाके, मैं आपको एक एक पेपर बता दूंगा कौन से ईयर में आ रखे हैं। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज आते हैं आपके 4 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा एक 4 नंबर का रेशियोज का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का कंपैरेटिव कॉमन साइज आएगा, ठीक है। 6 नंबर का आपका कैश फ्लो का आएगा, 3 नंबर का हेड सब हेड वाला क्वेश्चन आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसमें सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, ठीक है। अब हेड सब हेड जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो उनके आंसर कैसे करने होते हैं, कई बच्चों के आंसर पता होते हैं बट फिर भी वो हेड और सब हेड ना गलत कराते हैं, तो ये चीज मत कीजिएगा। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन मैं यही सॉल्व करूंगा और जो कैश फ्लो बड़े बड़े हैं वो वहां पर कर लेंगे हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो पूछ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसमें से कौन सा टूल है। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, या फिर बोथ ए एंड बी, तो एनालिसिस में कौन सी चीज आपकी यहां पर काम आती है। क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है? नहीं, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है। क्या बैलेंस शीट है? नहीं, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। फाइनल अकाउंट जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, यहां पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन जो रेशियो एनालिसिस है वो एनालिसिस के काम आता है। समझो यहां पर बात, वो एनालिसिस। कई बच्चों को लगता है सर बोथ ए एंड बी दिया हुआ है तो बोथ ही होगा, जिसमें ऑप्शन में बोथ दे दे या नाइदर दे दे ना, ज्यादातर वो ही होता है। भाई ऐसे ना प्री कंसीव नोशन के साथ मत बैठना पेपर में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अकाउंट्स का पेपर है ये, खेल जाते हैं वो कई बारी, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर हो गया रेशियो एनालिसिस। क्या हो गया आंसर? रेशियो एनालिसिस, क्योंकि वही जो है वो टूल है जो एनालिसिस के काम आता है, जो हमें बताता है कि हमारी पोजीशन कैसी है। उसके बाद इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ पाथवे लिमिटेड इज 30%, इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी, हमें अच्छे से पता है कि भाई ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100, ये रूल होता है। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो जो है हमें 30 दे रहा है वो, और ये हमें नहीं पता,
और ये 100 के बराबर होते हैं दोनों का सम, तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑटोमेटिकली 70% आ गई। भाई साहब 70% प्रॉफिट कमा रहा है, कौन सा ऐसा बिजनेस है भाई, शार्क टैंक में क्यों नहीं गया अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें से कौन सी सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो होता है, उसने नॉट पूछा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सॉल्वेंसी रेशियो नहीं होता। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी सॉल्वेंसी होता है, एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी सॉल्वेंसी होता है। सिर्फ आरओआई रेशियो नहीं आता, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट काउंट होता है। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है, आरओआई का फॉर्मूला होता है आपका ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज एफिशिएंसी रेशियो, कौन सी ऐसी रेशियो जो हमारी एफिशिएंसी, कितने अच्छे से हम अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे से इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल मैनेज कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। तो आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा, इट इज एक्टिविटी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज, कितना एफिशिएंट है हम, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियोज, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियोज, उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो प्रॉफिट के बारे में बताती है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया एक्टिविटी रेशियोज। अगले में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन, अच्छा ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है सीबीएसई की, हाईलाइट कर देता है कि भाई पहले तो हमारे टाइम पे हाईलाइट भी नहीं होता था, मतलब बच्चों को इतना तराशा जाता था कि भाई तुम अटेंटिव भी रहो। यहां पर जो है बच्चों को जो है एकदम कन्वीनियंट कर दिया कि भाई नॉट बोल्ड कर रहा हूं, साथ में इटैलिक भी कर दिया। अगर तूने अभी भी नहीं देखा ना तो मेरे भाई आंखों का चेकअप करा ले। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है विच डज नॉट रिजल्ट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब कैश को अफेक्ट नहीं करते हैं। नटशेल में वो ये कहना चाहता है। कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इनफ्लो होता है, ठीक है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल आउटफ्लो होता है, कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड पेमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि बोथ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड कैश, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, तो ओवरऑल हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उतना ही रहा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझो एक एक चीज। ठीक है, और एक एक चीज जो है ये देखो अगेन उसने नॉट जो है इटैलिक्स में कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आते हैं, फिक्स डिपॉजिट नहीं आता। ठीक है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज बिल्कुल आता है, चेक इन हैंड भी आता है, ट्रेड रिसीवेबल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता। भाई ये बोर्ड के क्वेश्चन है, डोंट थिंक कि सर आप जानबूझ के इजी करा रहे हो, ये बोर्ड के ही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक आइडिया भी देना चाहता हूं, जितने बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ना अकाउंट्स को लेकर, मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही है जो है। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखो। चलो ये आपका आ गया अब हेड एंड सब हेड वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड्स इफ एनी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब यहां पर जो है हमें हेड एंड सब हेड लिखने हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इसके हेड, एंड यहां पर मैं लिख लेता हूं इसके सब हेड। यहां पर मैं लिख लेता हूं हेड एंड यहां पर मैं लिख लेता हूं सब हेड। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, किसकी बात करें अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमें अच्छे से पता है एक इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसमें हेडिंग लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और सब हेडिंग में लिख देंगे इनटेंजिबल एसेट, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो आप हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। क्या हेडिंग लिखेंगे आप? नॉन करंट एसेट्स। सब हेड में लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ब्रैकेट में इंटेंजिबल एसेट। और अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना लिख के सिर्फ इंटेंजिबल भी लिखोगे तो नॉर्मली मार्क्स दे देते हैं, बट स्टिल आई वुड एडवाइस ऐसे लिखो। ठीक है, रिस्क नहीं लेने का पेपर में, पेपर में रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, कोई स्टॉक मार्केट थोड़ा ना रिस्क लोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसका कोई रिटर्न का ही नहीं, उतना ही मिलेगा भाई, डिफाइंड है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट। अगली बात होती है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होती है? वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस उसने देखो दो जगह आता है वर्क इन प्रोग्रेस। एक होता है इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, सॉरी वो टेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और दूसरा होता है इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी वो कुछ आगे नहीं लिखता, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लिखता है, तो यहां पर डिफाइंड है वो इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका हेडिंग में
करंट एसेट, हमेशा मेन हेड में यही होता है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका इन्वेंटरी। क्या आ जाएगा यहां पर आपका इन्वेंटरी। भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करके जाना है, हेड एंड सब हेड आता ही, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्या पता कुछ और दे दे इस बारी, लेकिन आता ही आता है। और मेरे को लग रहा है इस बारी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के भी वो हेड और सब हेड पूछ लेगा इसके बजाय। कॉल्स इन एडवांस हमें अच्छे से पता है, ये आते हैं आपके करंट लाइबिलिटी, ठीक है, एंड सब हेड में जाएंगे अदर करंट लाइबिलिटी, सब हेड में जाएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटी। तो आई होप आप लोगों को जो है समझ आ रहा है अच्छे से कि भाई इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वे ऑफ प्रेजेंटेशन यही रखना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन यही रखना। इट विल हार्डली टेक अ मिनट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर सारे आते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखनी है आपने। चलो मूविंग ऑन। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। भाई कोई गलती हो तो बता देना कमेंट में, जैसे कई बच्चों ने मेरे को पहले भी बताया, भाई हो जाती है कई बार बताते बताते, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आएगा 17 था, उसमें मैंने रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं डाले थे, तो उस बात का जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। प्लस और कोई गलती मेरे को आई कम अक्रॉस तो मैं खुद ही डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक करते रहना। चलो आ जाओ। तो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। अब हमें क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, वी नो कि ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो अलग होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होती है, तो डू नॉट कंफ्यूज। ऑपरेटिंग रेशियो जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ, आरएफओ का मतलब नेट सेल्स होता है, इनटू 100, ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, अगर हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट सीधा नहीं दी हुई है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब COGS हमें यहां पर डायरेक्टली दे रखा है 4 लाख। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो मेक श्योर आप जो है ना, या 3 या 4 में आएगा, मेक श्योर आप जो है इसमें एक एक फॉर्मूला लिखोगे कि एक एक चीज कैसे आई है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे आ जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 80 और 120, तो ये हो गया आपका टोटल 2 लाख रुपए, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट में लिख दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेलिंग एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 और 2 6 लाख रुपए। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो गया, 6 लाख रुपए। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन हमें दे रखा है 10 लाख रुपए, तो ऑपरेटिंग रेशियो अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 60%। ऐसे प्रेफर करो, बॉक्स में आंसर डाल दो, नहीं तो सिंपल अंडरलाइन भी कर दोगे या कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आंसर जो है अलग से डिफाइंड होना चाहिए। अब मेरे पास जगह की शॉर्टेज थी तो मैंने यहां डाल दिया। प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट, इसको नीचे करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हमें जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है, ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपका जो ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT या PBIT, कई बच्चे लिखते हैं, अपॉन इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। अब EBIT नहीं दे रखा हमें सीधा, लेकिन हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, सॉरी, ठीक है। और हमें चाहिए भी यही, हमें चाहिए सॉरी EBIT हमें चाहिए। EBIT का मतलब क्या होता है, अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसने सिर्फ हमें PBT दिया हुआ है विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा कई बच्चे क्या है प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की, तो नॉर्मली आप देखोगे TS ग्रेवाल हो या DK गोयल हो, इसमें ना आफ्टर दिया होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम पहले आफ्टर टैक्स से वो रेट लगाकर जो है प्रॉपर उसमें फिर बिफोर टैक्स पे जाते हैं, फिर इंटरेस्ट ऐड करके बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे सिर्फ बिफोर दिया हुआ है, दैट मींस वो टैक्स वाला इफेक्ट उसने पहले ही आपको कर दिया है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां ना बाद में क्या करते हो, मुक्के ही मारते रह जाओगे, दीवार पे होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो EBIT अब हमें निकालना है। अब EBIT कैसे निकलेगा, हमें EBT दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है EBT, इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। अब हमें इंटरेस्ट जो है एक्सक्लूसिवली उसने नहीं दे रखा, तो हम क्या पता, हमें पता है कि भाई ये जो रेट होता है ना लॉन्ग टर्म डेट के आगे, ये उसका इंटरेस्ट रेट है, तो 5 लाख पे 10% लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 50,000 रुपए। क्या आ गया 50,000, तो टोटल EBIT कितना आ गया 2.5 लाख। तो अब मैं यहां लगा दूंगा 2.5 लाख, ठीक है, अपॉन इंटरेस्ट पेबल, कितना इंटरेस्ट पेबल। तो अब इंटरेस्ट पेबल वही हमने निकाल ही रखा है 50,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5:1, या फिर आप इसको अगर कई जगह जो है हम इंटू 100 भी कर देते हैं, तो फिर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कितना 2.5 लाख अपॉन
नहीं वैसे तो 100 नहीं करते हैं, रहने दो, छोड़ दो, ठीक है, 100 जो है हम नहीं करते हैं इसको, ठीक है। 5:1 हम लिख देंगे, या फिर कई जगह इसको टाइम्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं कि 5 टाइम्स जो है हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो किसी में भी लिख देना आंसर चलता है, तो 5 टाइम्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इकलौती ऐसी रेशियो है अंडर सॉल्वेंसी रेशियो जो टाइम्स में मेंशन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर चलो मैं अपनी तरफ से एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आफ्टर दिया हो, अगर यहां पर आफ्टर दिया होता और फिर हमें डायरेक्ट ईबीआईटी निकालना, तो एक फॉर्मूला होता है जो मैंने रेशियोज वाला जो चैप्टर है उसमें भी देखना, मैंने भरपूर क्वेश्चन करवाए हैं उसके, ठीक है, और उसमें प्रॉपर फॉर्मूलाज भी लिखा हुआ है। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100 प्लस इंटरेस्ट। जब आप ये प्रॉफिट फॉर्मूला लगाओगे तो आप सीधा ईएटी से ईबीआईटी पे जा सकते हो। अदरवाइज बच्चे क्या है जो 2 स्टेप फॉर्मूला करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। पहले वो ईबीटी से ईएटी से ईबीटी निकालते हैं, फिर ईबीटी से ईबीआईटी निकालते हैं, सॉरी, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं करंट रेशियो ऑफ जेनिथ लिमिटेड। अब ये वाले क्वेश्चन में भी जो है बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं बताता जाता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, पता है ना भाई, थोड़ा सा ऐसे देख देख के पता चल जाता है। तो करंट रेशियो ऑफ जेनिथ लिमिटेड इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट। ये जेनिथ नाम सुना सुना लग रहा है, ये जेनिथ, वो एक रील आई थी शायद, वो जेनिथ के पापा रोटी खा लीजिए ऐसा वाला कुछ था शायद। आ जाओ, द करंट रेशियो ऑफ जेनिथ लिमिटेड इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द करंट रेशियो। अब ये वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें देखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब देखो क्या होता है ना, जिनके थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है वो नहीं होता है या वीक होते हैं, तो उनको ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो उनको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। देखो भाई आपको 2:1 दिया हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि भाई लेट कर लो रफ में, मेन में मत करना है कि भाई करंट एसेट 2 लाख रहे होंगे और करंट लायबिलिटी 1 लाख रही होगी, तो अपने आप 2:1 आ गया। अब वो कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 20,000, तो अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स कर रहे हैं तो ऊपर से कैश कम 20,000, नीचे से आपका क्रेडिटर कम 20,000, तो ऊपर बच गया आपके पास 1,80,000 और नीचे बन गया आपके पास 80,000। तो ये 2 पॉइंट समथिंग, आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग 1 आ जाएगा, जो कि 2:1 से ज्यादा है। तो यहां पर आ जाएगा इंक्रीज, और आपने रीजन क्या लिखना होता है, कई बच्चों को रीजनिंग समझ नहीं आती, तो इंक्रीज लिखोगे और लिखोगे विद द ड्यू टू द ट्रांजैक्शन गिवन द करंट रेशियो विल इंक्रीज as both current asset and current liability will reduce या will decrease by same amount। बस इतनी सी बात लिखनी है आपने, ये कोई झंझट नहीं करना ये करेंगे वो करेंगे ऐसा, बस एक लाइन का लिखना है रीजनिंग, ठीक है। अगले पे आ जाओ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000, आपने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे 80,000 रुपए के। कितने के गुड्स खरीदे आपने, 80,000 के, 80,000 रुपए के। तो जब आपने गुड्स खरीदे, अगेन वही ले लेते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, अपॉन 1 लाख। अब जब आप गुड्स खरीदोगे 80,000 के ऑन क्रेडिट, तो नीचे क्रेडिटर बन गए 80,000 और ऊपर स्टॉक बढ़ जाएगा आपका 80,000, तो ये हो गया 2,80,000 अपॉन 1,80,000। तो ये 1 पॉइंट समथिंग 1 आ जाएगा। अगेन एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पूरी कैलकुलेशन मत करने बैठना, एक आइडिया लग जाता है हमें, तो आंसर हो जाएगा इसका डिक्रीज, ठीक है। और सिंपल लिखोगे एज बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, सिंपल, इतनी सी गेम है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 15,000, ठीक है, तो वही 2 लाख अपॉन 1 लाख। जब कैश मिला तो कैश बढ़ गया 15,000 और मिला किससे, डेटर्स से, तो ऊपर से माइनस भी हो गए, तो अल्टीमेटली ये कट गया, तो फिर से 2:1 आ गया। नो चेंज एज करंट एसेट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, एज करंट एसेट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, या फिर इसके बजाय ये भी लिख सकते हो एज करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी विल रिमेन अनचेंज ड्यू टू द गिवन ट्रांजैक्शन, ड्यू टू द गिवन ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर 5 लाख, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर 5 लाख। तो वही बात हो गई, देखो 2 लाख है, जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आपकी इक्विटी बढ़ती है, इक्विटी इधर तो आता नहीं दोनों में से, ना करंट एसेट करंट लायबिलिटी, लेकिन आपका कैश जरूर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 7 लाख, अब 7:1 चला जाएगा, तो दैट मीन्स हमारी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स हमारी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और सिंपल लिखोगे एज करंट एसेट विल इंक्रीज, ठीक है। बस इतनी सी गेम आपको लिखनी होती है, ज्यादा कोई वो नहीं करना होता। चलो अब आते हैं हमारे फाइनली उस पे
ठीक है, कैश फ्लो पे अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, दे यूजुअली इग्नोर दिस पार्ट। वो इस वाले पार्ट को ना इग्नोर कर देते हैं टोटली, कि भाई ये क्या ही लिखा होगा, कैश फ्लो ही तो बनाना है, पूरा बना देते हैं। मैंने आपको वो जो टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बना के दी है, तो उसमें मैंने गलतियां बताई हैं कि बच्चों की एक दो गलतियां होती हैं, खासकर ये क्वेश्चन। अब कहीं पर रियलाइजेशन लिखा होगा सिर्फ, तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश तीनों बनाएंगे। कहीं पर सिर्फ रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल लिखा, साथ में बैलेंस शीट चाहिए पाएंगे। फिर कहते हैं सर हमारा पेपर जो है टाइम पे पूरा नहीं हुआ, लंबा है जी, लंबा अकाउंट्स का पेपर लंबा। अरे मेरी जान, क्वेश्चन तो पढ़ लो। जब वो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिंग और सिर्फ फाइनेंसिंग मांग रहा है, तो आप किस खुशी में ऑपरेटिंग करके पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे? कोई लॉजिक, कोई सेंस थोड़ा ना बनती है। तो ये बात हमेशा याद रखना। देखो ये वाला पार्ट इवन दो इतना रेलेवेंट नहीं होता, ठीक है, तो इसको जो है आप इग्नोर भी कर सकते हो। वो सिर्फ उसमें जो है केस स्टडी डाली हुई है। मेन ये देखो कि आपको चाहिए क्या, बस दैट्स इट। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर आपको कोई फिगर दिखे तो तभी पढ़ना ये वाला पार्ट। चलो अगले पे आते हैं, इसी पे मतलब बेसिकली अब देखो इसमें अब ऑब्वियसली आई यूज माई फोन सो दैट मैं क्वेश्चन जो है अच्छे से देख पाऊँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। चलो चलते हैं हमारे नोटपैड पे और इसको क्वेश्चन करते थे खल्लास। तो आपका ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वो लिख लेना है एज पर AS3 रिवाइज और ये सब जो भी होता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम ऊपर बना लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब मेरी अगर आपने कैश फ्लो वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ अपने नॉन करंट एसेट में जाओ और अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो वो देखो, बस। उसके अलावा आपको कोई झंझट करने वाली जरूरत नहीं। तो नॉन करंट एसेट में हमें टेंजिबल भी दे रखे हैं, इनटेंजिबल भी दे रखे हैं, ठीक है, और उनके नोट नंबर भी हैं। तो वहीं देखते हैं हम सीधा जाके, इतना झंझट नहीं लेंगे। तो टेंजिबल में हमारे पास मशीनरी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और इनटेंजिबल एसेट में हमारे पास गुडविल है जो कि कम हो रही है। ईयर का ध्यान रखना, कई बार बच्चा जो टीचर है और सॉरी जो CBSE है, वो प्रीवियस ईयर पहले दे देगा, करंट ईयर बाद में, या फिर करंट ईयर पहले दे देगा, प्रीवियस ईयर बाद में। और बच्चों क्या है, बच्चों को आदत हो जाती है क्वेश्चन कर करके बुक में, तो ज्यादातर एक ही टाइप के वो फॉर्मेट फॉलो करते हैं ईयर देने के लिए। तो फिर बच्चे गलती कर, पूरा क्वेश्चन भाई साहब गलत, जीरो। तो ये गलती मत करना, अटेंटिव रहना पेपर में। अकाउंट्स का पेपर भैया अटेंटिवनेस मांगता है, आपकी अटेंशन पूरी। वो उस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह है, ठीक है, जिसको अटेंशन नहीं दी तो फिर वो बहुत हार्म पहुंचाएंगे आपको, पहले सुन लो। चलो, तो इसमें हमें ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सा रूल होता है, अकाउंट कब बनाना है हमें एसेट का, जब हमें जो है उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हो, जो यहाँ पर दिए हुए हैं, और साथ में हमें जो है वो दिया हो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेसिकली दो अकाउंट बनेंगे। एक हो जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें अब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, चलता है। दूसरा आ जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप इनके डालेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। अब मशीनरी एक एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा और क्लोजिंग वाला जो है हमेशा क्रेडिट में होगा, ठीक है। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 6,50,000। ईयर का ध्यान रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ध्यान रखना, एंड टाइम एंड अगेन आई विल इन्फॉर्म यू कि भैया ध्यान रखना इस चीज का। और इसका जो है ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है, बिकॉज ये लाइबिलिटी नेचर का होता है, तो इसका जो बैलेंस है वो है 1.5 लाख रुपए ओपनिंग, ठीक है, और 1 लाख रुपए क्लोजिंग, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर कम कैसे हो गया यार, टेंशन क्या लेनी है, वो बेची भी तो है। अब आ जाओ इसकी एडजस्टमेंट पे।
A piece of machinery costing 1,60,000 was sold at a loss of 20,000। तो एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट थी 160, आपने उसको 20,000 के लॉस पे बेच दी। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 40,000। अब उसने यहाँ पर ये नहीं बोला कि डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट, उसने बोला डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी चार्ज करी। तो यहाँ पर वो वाली डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया हो हमेशा यहाँ आता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी दिया हो तो यहाँ आता है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हो गया 40,000। कितना हो गया आपका 40,000। ठीक है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंसिंग फिगर से जो आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी। तो यहां पर आ जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट, वो जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो मशीनरी अकाउंट में जाती है। तो 190 माइनस 1, तो 90,000 आ गई। अब हम यहां पर डाल दोगे उसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आ गई 90,000। अब कॉस्टिंग कितनी थी उसकी 160 में से 90 की यूज हो चुकी है, तो बची कितने की 70 की। ठीक है, 60 + 10 70, और 70 की आप बेच रहे हो 20,000 के लॉस पे, मतलब बैंक में पैसा कितना आया होगा 50,000। ठीक है, और लॉस पीएनएल यहां पर या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 20,000। एक बात याद रखना, ठीक है, चेक करने का तरीका कि सही करा है कि नहीं, इन तीनों को ऐड कर लेना हमेशा, वो कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। तो 90 और 50 ये हो गया आपका 140 + 20 160, और कॉस्टिंग कितनी थी इसकी 160। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। ये तरीके होते हैं छोटे छोटे जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे चेक कर सकते हो। कई बच्चे क्या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहां डाल देते हैं, फिर देखो वो टोटल करते हैं तो मैच ना होता कभी भी। हालांकि वो भी मैच हो जाता, रीजन क्योंकि फिर आप कॉस्टिंग में से सिर्फ वही वाली 40,000 माइनस करते, बट स्टिल कई बार बच्चे यहां 90 निकाल के सिर्फ 40 यहां डाल देते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना। तो ये हमेशा, अगर कई बार प्रॉफिट आ रहा हो तो प्रॉफिट इधर डालेंगे, तो आप उन दोनों को ऐड करके इधर माइनस करोगे प्रॉफिट, वो कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। अब यहां पर आपकी जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितने में खरीदी, तो ब्रैकेट में आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया आपका 7 लाख 7 और 160, तो ये हो गया 8,60,000। कितना हो गया ये 8,60,000। ठीक है, उसमें से 6 गए तो बच गए 2, 50 गए तो 10, 2,10,000 रुपए। तो जब हम इन्वेस्टिंग बना रहे हैं तो दो ही चीजें आएंगी, एक सेल और एक परचेज। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी 50,000 पॉजिटिव, परचेज ऑफ मशीनरी ये आ गया था आपका 2,10,000 नेगेटिव। ठीक है, 2,10 ही आ रहा था ना, 50 और 2,10 बिल्कुल ठीक है। चलो, उसके बाद हो तो कुछ नहीं दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। अब आ जाओ, आपका अदर जो दूसरा एसेट दे रखा है वो है गुडविल। अब गुडविल 50 से 0 हो रहा है, वो तो रिटर्न ऑफ होता है, वो सेल तो होता ही नहीं है। जब भी नहीं दिया हो इन्फॉर्मेशन तो हम रिटर्न ऑफ मानते हैं, दैट मीन्स वो ऑपरेटिंग में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। और नॉन करंट एसेट में और कोई एसेट नहीं दिया हुआ, जैसे इन्वेस्टमेंट और कुछ एसेट हो, वो बिल्कुल भी नहीं है। करंट एसेट में अगर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है तो वो भी यही देखते हैं। दैट मीन्स ये हमारा पूरा हो गया, और 2,10 ये हो गया 160। कितना आ गया 160 नेगेटिव का। तो यहां पर आप लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हो गया सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट्स इट। अगर शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स नाम की कोई चीज आ रही हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, तब देखेंगे। उसके अलावा करंट लाइबिलिटी हमने देखनी भी नहीं होती है। तो देखो, आप सबसे पहले आ जाओ, देखो एक ऑर्डर में स्टार्ट करोगे तो कभी कोई चीज मिस नहीं करोगे। तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड जो है वो बढ़ रहा है 6 से 8, और उसका कोई नोट भी नहीं दे रखा, तो आप सिंपल लिखोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और 2 लाख पॉजिटिव का पैसा आया होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में वैसे तो देखना नहीं होता, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा हो तभी देखते हैं। लेट्स सी सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है, नहीं सिर्फ सरप्लस है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आएंगे नीचे नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके आगे नोट है। आ जाओ देखें, तो नॉन करंट लाइबिलिटी का जो नोट है उसमें दिया हुआ 10% डिवेंचर, 3 से 4 लाख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो डिवेंचर्स और इशू करे तो इशू ऑफ डिवेंचर्स आएगा, लेकिन एक बार ये एडजस्टमेंट भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 लाख 10% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31/3। तो इसका रेलेवेंस सिर्फ इतना है कि हमें ये इंटरेस्ट एक्चुअल कैलकुलेट करने काम आएगा, अदरवाइज इशू ऑफ डिवेंचर्स एज इट इज आ जाएगा 1 लाख रुपए पॉजिटिव। ठीक है, चलो
उसके बाद आप वो करेंगे आपका जो इंटरेस्ट है, हाँ, तो उसने बोला यहाँ पर ध्यान देना 10% डिवेंचर, ये 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, कई बार ये एडजस्टमेंट में सीधा इंटरेस्ट रेट खुद ही निकाल के दे देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ऐसे आपको खुद निकालना पड़े रेट यूज करके, तो आपने क्या करना है, आप देखो उसने इशू कब करे हैं या रिडीम हो रहे होते तो रिडीम कब करें। तो उसने इशू करे हैं लास्ट डेट पे 31 मार्च 2022। तो आप जो ये रेट है ओपनिंग पे लगा दोगे। किस पे लगा दोगे? ओपनिंग पे। ये जो 1 लाख के उसने इशू करे हैं ये लास्ट डेट पे करे हैं, दैट मीन्स आप रेट है ये ओपनिंग पे लगा दोगे। अगर ओपनिंग डेट दी होती कि इशूड वर ऑन 1 अप्रैल 2021 या 31 मार्च 2021, तो फिर आप क्लोजिंग पे लगा देते। और अगर बीच में दिया होता कहीं, जैसे वो बोल देता कि अक्टूबर में 1 अक्टूबर में इशू करें, ठीक है, तो ये जो शुरू के 6 महीने हैं ये आप ओपनिंग पे लगा देते हैं इंटरेस्ट रेट, और ये जो लास्ट के 6 महीने हैं क्लोजिंग पे। ऐसे अगर 1 जुलाई देता या फिर 1 जनवरी देता तो अकॉर्डिंगली 9/3 या 3/9 हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो है उसने लास्ट डेट दिया, तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो निकालेंगे, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे लगाएंगे हम? ओपनिंग पे, क्योंकि उसने हमें क्लोजिंग की डेट दी थी। तो 3 लाख पे अगर हम 10% लगाएंगे तो 30,000 हमने जो है इंटरेस्ट पे किया होगा, तो ये नेगेटिव में आ गया। 2 3 माइनस 30, 2,70,000 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। वर्किंग नोट के मार्क्स हैं, ये बात याद रखना। ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन ये रेशियो का है, तो अगेन आई गेस उधर सही करना बेटर रहेगा, मतलब हमारे लिए उधर करना। चलो आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। द करंट रेशियो ऑफ जेसी लिमिटेड इज 3:1. Its current liabilities are 2 lakh. The current assets include closing stock of 15,000 and prepaid insurance premium of 5,000. Calculate quick ratio. बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो करंट रेशियो ऑफ जेसी लिमिटेड इज 3:1। करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो दे दी हमें 3/1, करंट एसेट हमें निकालने हैं, करंट लाइबिलिटी दे दी उसने 2 लाख। दैट मीन्स करंट एसेट जो है आपके वो हो गए 6 लाख रुपए, ठीक है। 3 इंटू 2 लाख, 6 लाख हो गया। अब उसने बोला करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड है? क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 का। तो जब हमें क्विक एसेट निकालने हो तो हम करंट एसेट में से अपना इन्वेंट्री माइनस करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो करंट एसेट हमें कितने दिए हुए हैं? करंट एसेट हमारे आगे थे 6 लाख रुपए, माइनस इन्वेंट्री 15,000, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 5,000। तो 6 लाख माइनस 20,000, ये हो जाएगा आपका 5,80,000 रुपए, 5,80,000। क्या हो जाएगा? 5,80,000, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला था? क्विक रेशियो निकालने के लिए। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट विच इज 5,80,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी विच इज 2 लाख। 4 0 से 4 0 कट गए, ठीक है। और इसको हम करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 9 29, तो 2.9:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.9:1, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है फाइनल आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि आईटीआर है, आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब सीओजीएस हमें यहां पर दे रखा है? नहीं, हमें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस दे रखे हैं, स्टॉक एट द एंड दिया हुआ, स्टॉक एट द बिगिनिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वाली चीज ध्यान से देखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,80,000 और क्रेडिट परचेजेस है 2,20,000। अब हमें यहां पर जो है कहीं पर भी सीओजीएस नहीं दे रखा, कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा हमें, ठीक है। और सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
अब ओपनिंग इन्वेंट्री उसने कितनी दी, स्टॉक एट द बिगिनिंग 40,000, तो ये हो गया आपका 40,000। परचेजेस में हमें सिर्फ क्रेडिट है तो हम यही मान लेंगे कि पूरे उसमें हुआ ही क्रेडिट है, तो 220 ये हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं दिए तो हम जीरो मानेंगे उसको, सिंपल सी बात है, और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितना दे रखा है, स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन इन द बिगिनिंग। तो अगर स्टॉक इन द बिगिनिंग 40 है तो उसमें 20 ज्यादा, तो ये कितना हो गया आपका 60। तो 220 प्लस 40, 260 माइनस 60, तो सीओजीएस कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम एवरेज इन्वेंट्री निकालें, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग थी 40, क्लोजिंग है आपके पास 60, तो ये 1 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 50,000 रुपए। कितना आ गया आपके पास, 50,000 रुपए। तो बस आप ये लगा देंगे, 2 लाख आपका सीओजीएस आया, एवरेज इन्वेंट्री 50,000 आया, तो आईटीआर कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। आईटीआर कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। दैट मीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का काम ही नहीं है यहाँ पर। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? तो ऐसे हैं हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अब अगले क्वेश्चन में जो है हमें ये बताना है कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैश हमें रॉयल्टीज से मिला, ठीक है। अब विल बी कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हमें एक बात बताओ, रॉयल्टीज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टीज, ठीक है। रॉयल्टीज का मतलब होता है कि जब हम किसी को हमारे कोई राइट्स दे देते हैं, और राइट्स हम नॉर्मली उसके देते हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूं, तो मैं अगर अपने गाने जो मेरी इंडस्ट्री में बन रहे हैं, ठीक है, अगर मैं मेरी कंपनी में जो गाने बन रहे हैं जैसे टी सीरीज हो गए, जी म्यूजिक हो गए, अगर उसके राइट्स मैं किसी और उसको दे देता हूँ कि भाई तू यूज कर सकता है, एफएम वालों को दे देता हूँ या किसको दे देता हूँ, तो उसके बदले जो मुझे इनकम मिलती है तो वो हो जाता है आपका कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज। क्या हो जाता है आपका, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज। तो अगेन बात तो यही होगी ना कि मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या हो गया आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ गए बात कि नहीं समझ गए ये चीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले वाले पे, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखें नीचे कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं है, नहीं। तो आपको अब इससे करंट रेशियो निकालनी है। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट है 6 लाख, फिक्स एसेट है 4 लाख, वर्किंग कैपिटल 1 लाख। अब हमें अच्छे से पता है जो टोटल एसेट होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट हमें दे रखे हैं, टोटल एसेट में 6 लाख दे रखा है। चलो आ जाओ, तो ये हो गया 6 लाख। नॉन करंट एसेट के नाम पे हमें फिक्स एसेट दे रखे हैं 4 लाख, और करंट एसेट हमें नहीं पता, करंट एसेट हमें नहीं पता, तो हम निकाल लेंगे। तो करंट एसेट यहां से कितने आ गए, ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए आ गए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर हमारे पास करंट एसेट 2 लाख रुपए आ गए, अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, विच इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट अगर वर्किंग कैपिटल आपको 1 लाख दे रखी है, करंट एसेट आपको 2 लाख है, और करंट लाइबिलिटी हमें निकालनी है, तो आपकी करंट लाइबिलिटी यहां से क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट, ये उधर प्लस में ये इधर माइनस में, तो 1 लाख आ जाएगी, ठीक है। और हमें निकालनी क्या थी, करंट रेशियो। हमारे पास करंट एसेट भी आ गया और करंट लाइबिलिटी भी आ गई, करंट एसेट भी आ गया और करंट लाइबिलिटी भी आ गई। तो करंट एसेट हो गए 2 लाख और करंट लाइबिलिटी हो गई 1 लाख। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 2:1। हमारा आंसर जो है वो आ गया 2:1, ठीक है जी। तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। उसके बाद चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज इन्वेंट्री ऑफ बीटा लिमिटेड वॉज 80,000। हमें एवरेज इन्वेंट्री उसने खुद दे दी। इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाज 4 टाइम्स, आईटीआर भी दे दी। इट सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कैलकुलेट इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाइस क्वेश्चन, ये यू आर अ गुड क्वेश्चन। आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? आईटीआर का फॉर्मूला होता है आपका सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि हमें आईटीआर दे रखी है 4 टाइम्स, सीओजीएस हमें निकालना है, और एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है आपको 80,000। तो दैट मीन्स सीओजीएस आपका कितना आ जाएगा, 80 इंटू 4, 3,20,000। कितना आ जाएगा आपका, 3,20,000, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन मोटिव तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और हमें अच्छे से पता है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू आरएफओ, ठीक है। सीओजीएस आ गया 320,
अब उसने बोला ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम 20% लेते हैं, अब लगाते हैं ऑलमोस्ट हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ठीक है, तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्स हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20/100 इंटू एक्स। ठीक है, ये कट के ये आ जाता है x/5, तो x वाला पार्ट उधर चला जाएगा, तो 3,20,000 ये पूरा दिखाओगे ऐसे करके x माइनस x/5, ये हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू 3,20,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3,20,000 अपॉन 4 इंटू 5, तो ये लगभग आ जाएगी आपकी, लगभग क्या एग्जैक्ट आ जाएगी 4 लाख रुपए। 8 4 32, 8 5 40, कितना हो गया ये आपका 4 लाख रुपए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करते हैं। मूविंग ऑन, अब देखो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग का। बच्चों के मन में था सर ऑपरेटिंग कराओ ना, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो बच्चा है कोई भी कर लेगा, मेन गेम तो ऑपरेटिंग की है, तो लेकर आ गया ना भाई। टेंशन क्यों लेते हो यार, रोते क्यों हर चीज में है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ पीपी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पीपी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो ये सारा जो है हमें दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद आ जाओ नीचे भी देखते हैं हम, नॉन करंट एसेट ये वो। चलो आ जाओ, आज आपको मैं जो है बढ़िया तरीके से ऑपरेटिंग करना सिखाता हूँ। ठीक है, और एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है लकीली, और बहुत ही ईजी दे रखी है भाई, हलवा है भाई, हलवा हलवा हलवा। चलो आ जाओ, तो चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ और करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग माय फोन। क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या है ये क्वेश्चन नंबर आपका 16। ठीक है, तो ऊपर अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड वही सब आ जाएगा। ठीक है, पूरा फॉर्मेट याद रखिएगा इसका। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, आप यहां पर लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, अब देखो कैसे करना होता है स्टार्ट। सबसे पहले बना लेते हैं हम वर्किंग नोट। इसमें हम निकालेंगे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो नहीं, इंटरेस्ट तो अलग से काउंट होगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले आ जाओ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है जो आपको। अगेन ये जो अगर आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन समझना है तो वो मैंने आपकी कैश फ्लो वाली वीडियो में कवर कर रखा है, ध्यान से देख लेना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिख रहा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाओ नोट के, उसमें आपको सरप्लस दिख रहा है, तो ये जो डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट होता है। अगर कम हो रहा होगा तो लॉस हो जाएगा, नेट लॉस, नहीं तो प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर था आपका 8 लाख रुपए, करंट ईयर है 2 लाख रुपए। तो आपको ब्रैकेट में दिखाना हो तो दिखा देना 10 - 8, नहीं तो सिर्फ 2 लाख भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ 2 लाख भी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद इसमें ना हमें 5 चीजों का ध्यान रखना होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, मतलब मैंने डिफाइन कर रखी है माइंड में कि भाई यही 5 चीजें ओवर द पीरियड बार बार यूज होती है। तो सबसे पहला हो गया आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है जो कि नॉर्मली जनरल रिजर्व दिया होता है। ठीक है, उसके अलावा कंटिजेंसी रिजर्व आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो नहीं दे रखा मेरे को। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी रिजर्व नहीं है। और दूसरा हो गया आपका इंटरिम डिविडेंड जो आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। तीसरा हो जाएगा प्रोपोज डिविडेंड जो कि अगेन आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। ठीक है, चौथा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अच्छा बच्चों को इस पे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कब लेते हैं। देखो आपको हिंट लेनी होती है क्वेश्चन से, अगर वो इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स बोल दे सिर्फ, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स के आगे परसेंटेज कुछ लिखी हो, तो इसका मतलब है अगर वो इक्विटी शेयर वालों को इंटरिम डिविडेंड दे रहा है तो इसका मतलब उसके बाद इनफ प्रॉफिट है, वो प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड देगा, तो हम वो रेट ओपनिंग पे लगा देंगे। सिंपल सी बात है। अगर वो क्वेश्चन में दे दे प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो अगर इक्विटी शेयर्स वालों को दे रहा तो प्रेफरेंस को भी दे रहा होगा, क्योंकि प्रेफरेंस को पहले मिलते तो अगेन रेट लगा देंगे। तो ये हिंट लेनी होती है आपको, जो मैंने अगेन वीडियो में कवर कर रखी है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख, तो इधर वो भी नहीं है। उसके बाद आपकी हो गई इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस, 4 हो गई। चारों में से कोई भी नहीं दे रखी। 5वीं होती है आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स के केसेस अगेन मैंने कवर कर रखे हैं, नहीं समझ आए तो वो वीडियो में जाके देख लेना। इधर क्या है, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 80 और 50। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी। तो जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर है 50,000 वो आप ऐड कर दोगे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और ये हो जाएगा आपका 50,000। क्या हो जाएगा आपका 50,000 ऐड हो जाएगा तो 2.5 लाख आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, कई बच्चों का है जो उनको सिखाया जाता है कि ये वाला पार्ट मेन में ही कर दें कैश फ्लो में, तो अगेन वो भी गलत नहीं है, ये बात याद रखना, वो भी गलत नहीं है। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000। ठीक है, और टीचर को मेंशन करेंगे कि अगर हमने वर्किंग नोट में किया तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे मुश्किल होता है, ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्लैश लॉसेस। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने ना एक सिंपल सा फंडा बना रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर से चलेंगे पूरी बैलेंस शीट को कवर करते हुए। शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं मिलता, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में भी इसका वाला कंपोनेंट कुछ नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 100% मिलता है, और वो क्या होता है, इंटरेस्ट। तो अगर हम देखें नीचे जाके तो इंटरेस्ट उसने सीधा ही अमाउंट दे दी, अगर नहीं देता तो हम वही जैसे अभी हमने फाइनेंसिंग करा तो उसमें हम निकालते हैं, तो यहां पर सीधा आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, और ये हो गया आपका 90,000। ठीक है, अब हमारा हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी तक खत्म हो गया, उसके बाद नहीं कुछ मिलेगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में कई बार वो होता है आपका शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, उस पर भी अलग से रेट लिखा होता है तो वो भी निकालते हैं, इधर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपके आ जाओ एसेट्स पे, नॉन करंट एसेट में जो फिक्स्ड एसेट है उस पे आता है आपका डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। तो अगर आप नीचे आओगे देखोगे इसके उस पे टेंजिबल एसेट्स के नोट पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में हमें डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सेल की देता तो हम अकाउंट बनाते, उससे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर आता, परचेज देता तब आता, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन नहीं डाल सकते। ठीक है, उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स में, अच्छा टेंजिबल एसेट्स में या तो डेप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है, उसके अलावा आपका लॉस ऑन सेल मिलता है, प्रॉफिट आ जाएगा तो वो लेस वाले कंपोनेंट में आ जाएगा। इनटेंजिबल एसेट में ज्यादातर पेटेंट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो आप देख सकते हो गुडविल जो है 3 से 2 हो रही है। ठीक है, तो ये आप ऐड कर दोगे, यहां पर लिखोगे गुडविल अमोर्टाइज या गुडविल रिटर्न ऑफ, कुछ भी चलेगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, और यहां पर 1 लाख वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ अपने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे, अगर कोई इंटरेस्ट होता तो वो नेगेटिव साइड में आ जाता, लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि यहाँ पर हमें नोट में भी नहीं दे रखा कुछ, तो इसका मतलब हम नहीं मानेंगे। ठीक है, और करंट एसेट में हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो ले देकर ऐसे जो है आपको करना है। फिर उसके बाद आप एक बारी धाती नजर मारोगे अपनी उस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे कि उसमें तो कुछ अलग से नहीं दे रखा। ठीक है, कई बार उसमें भी दिया होता है, तो ये हो जाएगा 1,90,000 ऐड। लेस वाला कोई कंपोनेंट है नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, सीधा हम इसको ऐड कर देंगे 2, 3 और 4,40,000। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WC चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। अब क्या है, हम इसमें जो है हमारा वो करते हैं ऐड। अब ये वाला कंपोनेंट तो बहुत इजी है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट, आप पूरा लिख के आना, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी में 2 दे रखी हैं, एक है ट्रेड पेबल, दूसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं देखेंगे, वो तो प्रोविजन फॉर टैक्स ही है, तो वो तो ऑलरेडी उसका अलग से अकाउंटिंग हो रहा है, तो दोबारा कर देंगे डबल काउंटिंग हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, तो ये चीज मत करना। तो ट्रेड पेबल जो है आपके बढ़ रहे हैं, 1 लाख से 2 लाख आ रहे हैं, तो यहां पर लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन को इग्नोर करो, करंट एसेट में कुछ कम हो रहा है, 2 दे रखे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो वैसे नहीं देखते, अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती वो भी नहीं देखते। ठीक है, शॉर्ट टर्म आपके वो होते इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं देखते, तो ये सारे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। तो इन्वेंट्री 7 से 6 हो रही है। ठीक है, 7 से 6 हो रही है ना, और कोई नोट भी नहीं दे रखा उसका, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1 लाख इन्वेंट्री का भी डिक्रीज हो गया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं 2 लाख से, तो ये तो 2 लाख पॉजिटिव का हो गया। फिर आप लिखोगे आपका लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल TR, और बाहर ही चला जाएगा क्योंकि एक ही चीज है, नेगेटिव में 2 लाख, नेगेटिव में 2 लाख, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। करंट लाइबिलिटी में एक ही थी, उसका डल गया, करंट एसेट में 2 थे, एक डल गया, एक ये रहा, 2 लाख हो गया, 3 से 5 हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली 2 लाख 2 लाख कट गया, फिर से 440 आ गया। ये क्या होता है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर नेगेटिव आता तो हम लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस
ठीक है, अब इसमें हम लेस कर देंगे हमारा टैक्स पेड, लेस कर देंगे हमारा टैक्स पेड। तो 440 हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब टैक्स पेड कितना होगा, अब हमें अलग से तो दे नहीं रखा, तो जो भी आपका प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है जो कि 80,000 है, हम वो माइनस कर देंगे। ठीक है, हम जो है वो 80,000 माइनस कर देंगे, तो 40 ये आ जाएगा आपका 360। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 3,60,000। तो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको क्या बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अब इसके वाले क्वेश्चन जो है मैं सारे नहीं करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा बस, क्योंकि अगर आपको सारी वेराइटी देखनी है तो आप जो अलग से जो मैंने वीडियो डाली है कंपैरेटिव कॉमन साइज की, क्योंकि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है 100%, और फ्री फंड का है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें क्लैरिकल आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है, बस दैट्स इट। ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूले याद नहीं करने। तो अगर मैं इसका करवाऊं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाओ अगेन क्वेश्चन देखता हूं मैं फोन से। ठीक है, नोट पे चलते हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ रमन लिमिटेड, तो आप आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ रमन लिमिटेड। ठीक है, यहां पर आ जाएगा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, कंपैरेटिव में हम क्या निकालते हैं, ये याद रखना, एब्सोल्यूट चेंज और प्रीवियस चेंज। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें एक जो प्रॉब्लम होती है कि आपको वो फॉर्मेट में नहीं देता, आपको खुद फॉर्मेट में करना होता है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है करंट ईयर 2021-22। ठीक है, करंट पहले लिखना है, प्रीवियस पहले लिखना है। चलो हम जो है प्रीवियस पहले लिख लेते हैं, या ऐसे ही करते हैं, चलो जैसा दिया है। उसके बाद 2020-21, फिर उसके बाद दो कॉलम आप अपने ऐड कर लोगे। एक होता है आपका एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, नीचे इसके नीचे एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला लिख देना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और इधर हो गया परसेंटेज चेंज। फिर उसके नीचे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिख लेना, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 ईयर, अपॉन 100 इनटू 100, सॉरी। तो सबसे पहले आ गया आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। तो आप सबसे पहले, मैं हर बारी बच्चों को बोलता हूँ पहले पूरा लिख लो जैसा आपको दिया हुआ ना। ये 26 लाख हो गया, ये 20 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद अदर रेवेन्यू आता वो नहीं दिया, तो ये सीधा इसका टोटल हो जाएगा। सिंगल लाइन डालेंगे, सॉरी, क्योंकि अभी नीचे ये यूज होना है। 26 लाख और 20 लाख। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहले आगे आपके नहीं दे रखे कुछ, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कुछ और तो दे नहीं रखा हमें, कुछ परचेजेस, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 6 लाख और 5 लाख। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, अगर आप प्रीवियस ईयर पहले लिखते हैं, करंट ईयर बाद में लिखते हैं, तो आपके क्वेश्चन में जैसी वैल्यू देखिए उसके अकॉर्डिंग करना, कहीं भाई फ्लो में गलत कर दो। तो ये हो गया 6 और 5। अदर एक्सपेंसेस, ये हो गया 12 लाख और 10 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे इसका टोटल, तो ये हो गया, सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, 12 और 6 18, 10 और 5 15। ठीक है, फिर हम निकालेंगे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब वो सिंपल सा आप यहां पर लिखेंगे 1 - 2, जो 1 का टोटल है -2, 26 - 18 8 लाख इसका आ गया, 20 - 15 5 लाख इसका आ गया। फिर आप इसमें से आपका फोर्थ स्टेप करोगे, लेस टैक्स, और 50% दिया हुआ, 50% हमेशा इस पे लगता है, तो 4 लाख यहां चला गया और 2.5 लाख यहां चला गया, तो 8 - 4 4,
5 माइनस ढाई ढाई, ठीक है। फिर आपके पास ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलो अब मेन चीज क्या करनी है, हाँ थोड़ा सा मेरे को पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट क्या करें, यानी हाउ करना है। एब्सोल्यूट चेंज 26 माइनस 20 6 लाख, ठीक है। इधर भी 6 लाख, हर एक चीज का करते जाओगे। 6 माइनस 5 1 लाख, मैंने करंट पहले लिखा है इसलिए फ्लो में मैं कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसे कर रहा हूँ। 12 माइनस 10 2 लाख, 3 लाख। 8 माइनस 5 अगेन 3 लाख, ठीक है। 4 माइनस ढाई 1.5 लाख, फिर 4 माइनस ढाई 1.5 लाख, ठीक है। अब इसमें हम परसेंटेज चेंज में 6 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो 6 अपॉन 20 इंटू 100, ये हो गया 5, 30%, ठीक है। अगेन ये भी 30%। उसके बाद 5 लाख 1 लाख अपॉन 5 लाख, और ये हो गया 20%। 2 लाख अपॉन 10 लाख, ये भी हो गया आपका 20%, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 अपॉन 15, तो कट गया 3/15 इंटू 100, ये हो गया 5, अगेन 20%। ऐड मत कर देना कहीं, ऐसे कर दो गलती हो जाती है। 3 अपॉन 5, तो 3/5 इंटू 100, 60%। और 15 अपॉन 25, 25 4 द 15 4 द, ये भी 60%। और ये अभी आपका कितना ही आ जाएगा, 60% ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये देखो ये इजी कैलकुलेशन देता, ज़्यादा मुश्किल नहीं देता। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, उसमें आपको बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मैं करवा नहीं रहा, सिर्फ बता देता हूँ, पूरा फॉर्मेट एज इट इज बनेगा यहां तक। तो जो 2 कॉलम बनेंगे, वो 2 कॉलम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज नहीं होगा। उसमें आ जाएगा परसेंटेज ऑफ आरएफओ, इधर भी परसेंटेज ऑफ आरएफओ, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो आपने कुछ भी नहीं करना, हर वैल्यू का परसेंटेज निकालना है आरएफओ से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, टोटल रेवेन्यू से नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो है आप करते रहोगे, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 दिए, तो पहला हो जाएगा 5 अपॉन 5 इंटू 100, पहला हमेशा 100%। ऐसे ही इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे आप, तो 2 अपॉन 2 इंटू 100, इसका 100%। फिर अदर रेवेन्यू में, अदर इनकम में आप लिखोगे अदर इनकम 3 लाख, और यहाँ पर 50,000, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो वो आ जाएगा ऐसे ही 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। तो ऐसे करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सब करवा रखा है, ठीक है। सिमिलरली जो है आपका अगर आपको ये बनाना है, अच्छा अगला क्वेश्चन है 19th, उसमें आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है। चलो ये करते हैं, ये है। कई बच्चों को होता है ना, सर ऑपरेटिंग दोबारा करा दो, ठीक है। चलो अब ये कंपैरेटिव कॉमन वाले कर लेना, ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th पे। आपको अगेन क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। देखो प्रोसेस वही वही फॉलो करेंगे हम। इधर हम निकाल लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऊपर लिख लेते हैं वर्किंग नोट। तो सबसे पहला जो है आपका क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है। तो आ जाओ इसके नोट्स पे, सरप्लस दे रखा है आपको स्टेटमेंट ऑफ, ये 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हो गया आपका 50,000, ठीक है। अब इसमें ऐड वाली आइटम, लेस वाली तो बहुत कम आती है, अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम है तब आएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड और ये वो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करना होता है हमने, सबसे पहले देखना होता है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व। तो रिजर्व के नाम पे जो है आपको एक ही चीज दे रख एक भी चीज नहीं दे रखी, ठीक है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दे रखा, प्रोपोज डिविडेंड नहीं दे रखा, ठीक है। और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वो भी नहीं है। तो टैक्स, टैक्स देखें टैक्स है क्या, तो कहीं पर दे रखा है टैक्स, नहीं टैक्स भी नहीं है आपका, वरना वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होता अदर करंट लाइबिलिटी में, तो नहीं दे रखा। और साथ में नीचे भी नहीं दे रखा। चलो ये तो इजी हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा ही 50,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे ऊपर पहले सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट 1। तो ये हो गया आपका 50,000। कितना हो गया आपका? 50,000। ठीक है, अब इसमें ऐड जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना, आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है। चलो आज ऊपर से चलेंगे। शेयर कैपिटल में कुछ नहीं मिलता, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, इसमें भी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो वो छोड़ दो, वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था मैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। आ जाओ, नीचे इंटरेस्ट दे रखा आपको 50,000 12% वेंचर पर इशूड ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 50,000। अच्छा, पिछले वाले भी क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं दे रखा था, मैंने कहीं उसको इंटरेस्ट ले लिया हो। 90,000 इंटरेस्ट नहीं, वो तो इंटरेस्ट ही दे रखा था। यहाँ पर आपको दे रखा है 50,000 जो आपके डिबेंचर्स इशू है, आप देख सकते हो 25 से 75 हो रहे हैं डिबेंचर्स। तो वो उसकी डेट कब है इशू की? वो है लास्ट डेट 31 मार्च 2022। दैट मीन्स हम ये 12% किस पे लगा देंगे? 25,000 पे हम ये 12% लगा देंगे। ठीक है जी, तो 10% होता है 25,000 का 2500, 1% हो गया आपका 250, 250 का डबल 500, तो ये आई गेस आपका 3,000 आ जाना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये आएगा 12 5 60, 12 2 24, 3,000। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, ये समझ आ गया, जब क्लोजिंग दिया हो तो ओपनिंग पे लगा दो रेट, तो 3,000। उसके बाद नीचे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी कहाँ गया मैं ये, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेबल में कुछ नहीं, अदर करंट लाइबिलिटी में तो है ही नहीं कुछ भी। उसके बाद फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट में क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 24,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 24,000। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको। उसके बाद टेंजिबल एसेट में एक ही है बस। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बढ़ रहा है, तो परचेज होगा, कम हो रहा होता तो डेप्रिसिएशन मान लेते या सेल मान लेते, नोट से वो कर देते डिफाइन। फर्नीचर, आपका फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको। अगर हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन दे देता, यहाँ पर तो सिर्फ ऑपरेटिंग मांगा ना उसने, अगर वो हमको फुल फ्लेज क्वेश्चन दे देता, फर्नीचर अकाउंट बनाता, उससे परचेज निकल के आता हमारा या सेल निकल के आता, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसने दे दिया। बट अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कहीं बना दो। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इंटेंजिबल एसेट पे आ जाओ। टेंजिबल में तो हो गया, इंटेंजिबल में पेटेंट्स 26 से 24 हो रहे हैं, तो एक ही चीज मानते हैं, रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये हो गए 2,000। उसके बाद हमारा करंट एसेट में ऐसा कुछ है नहीं, तो बस ये ऐड कर दें 24 26 29,000। ठीक है, तो 50 और 29 ये हो गया आपका 79,000 नेट। वो आपका लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कोई भी पार्ट नहीं है, गेन हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, ये वो कुछ भी नहीं है। अगर नॉन करंट एसेट और उस पर इन्वेस्टमेंट दिया होता और उसका इंटरेस्ट लेते तब माइनस हो जाता। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब आपका जो है इजी हो जाता है ऐड क्या कर रहा हूं ये, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। तो अगर हम देखें इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में आपको ट्रेड पेबल दे रखे हैं, वो तो कम हो रहे हैं, 50 से 25 हो रहे हैं। ठीक है, और अदर करंट लाइबिलिटी की जो बाई नोट्स में दे रखा है वो है आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी कम हो रहे हैं, 75 से 50 हो रहे हैं। ठीक है, और करंट एसेट पे आ जाओ। करंट एसेट में इन्वेंट्री जो है वो कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री आ गया। ये हो गया आपका 1 लाख से 76,000, और 24,000 कम हो गया, तो सीधा बाहर लिख देंगे, क्योंकि और कुछ है नहीं, मैंने देख लिया। करंट एसेट में दूसरी चीज़ है ट्रेड रिसीवेबल, वो बढ़ रहे हैं। अब लेस वाली कंपोनेंट्स बड़े सारे हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट। तो उसमें अगर हम करंट लाइबिलिटी पे आए, सबसे पहले ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन टीपी, ये हो गया आपका 50 से 25, तो 25,000। ठीक है, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी में आप लिखोगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी 75 से 50 हो गई, ये भी 25, तो आपका वो भी 25 से कम हो रहा था, 50 से 25, ये भी 75 से 50 25 से कम हो रहा है। और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, वो है आपके 10 से 20, 10,000। ये सारे लेस वाले आइटम है, 50 50, 25 25 50 और 10 60, ये नेगेटिव का हो गया। तो आपका 79 और 70 प्लस 20 होता है 90, 99, 1,03,000, 1 लाख में से 60 गए 40,
3 ऐड कर देंगे, 43,000 आपका आ गया। टैक्स है नहीं तो सीधा ही आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, थोड़ा सा ये मैंने सिग्नेचर स्टाइल में लिख दिया बट समझ जाना। ठीक है, तो ये था आपके सारे एनालिसिस वाले क्वेश्चन। जो कंपैरेटिव कॉमन साइज है वो तो आप कर ही लोगे, इजी है। ठीक है, नहीं समझ में आएंगे तो वो वीडियो अलग से आप लोगों ने बना रखी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। 23 की मॉर्निंग तक आप लोगों के पास मैं अवेलेबल हूँ इस चैनल पे। उसके अलावा वीडियोस तो है ही हैं। ठीक है जी, गेस्ट पेपर भी डालने वाला हूँ लाइव जल्दी से। ठीक है, और उसके अलावा हमारा कल आपके पास फिर लाइव आऊंगा मैं। तो भाई ये 2 दिन जम के मेहनत कर लो भाई, कि अपने ऊपर प्राउड फील हो जाए कि यार मैंने कुछ किया है। जो बच्चे सोच रहे हैं नहीं यार नहीं हो जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं है, और सीनियर से सुन लेते हैं भाई एक दिन पहले पढ़ लियो हो जाएगा, मैं भी ऐसे पढ़ा। मेरे भाई मत करो, रिस्क मत लो, क्योंकि क्या होता है फिर बाद में रिग्रेट ही रह जाता है, हाथ में और कुछ होता नहीं। 2 दिन की बात है, फिर सब कुछ कर लेना आपने जो करना है। मतलब बीएसटी भी पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके प्रिंस भैया जो है वो आपको उनको जिम्मेदारी सौंप दूंगा आपकी, लेकिन स्टिल यार पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो भैया। ये 2 दिन है, यही वक्त आपको बाद में याद आएगा, क्योंकि फिर एक बार सीयूईटी वो हो गया ना, सीयूईटी फिर भाई खाली बैठे रहोगे 2-3 महीने, परेशान हो जाओगे भाई क्या कर रहे हैं यार, क्या करें क्या ना करें, कोई एक्टिविटी ज्वाइन करें ये वो। तो ये जो है ना, ये वक्त सबसे हसीन होता है, कर लो इसको। ठीक है, तो चलो अब आपको मिलते हैं ऐसी मोर सच वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।